नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु पांडे। अक्सर आपके और हमारे सामने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं और आज के दौर में ऐसे मामलों में तेजी देखी जा रही है जिसने गंभीर रूप ले लिया है, क्योंकि बदलते युग में अधिकतर महिलाएं कामकाजी हैं और अगर कार्यस्थल पर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो वो अपने कामों की सफलतापूर्वक कैसे अंजाम दे पाएंगी। भला महिला की सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? लेकिन बड़ी समस्या ये है कि ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि या तो पीड़िता सब कुछ चुपचाप सहन करती है या फिर उसे कानूनी कार्रवाई के लिए विकल्प नहीं सोचते। आज हम आपके ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत शुक्ला जी। हेमंत जी, आपका टीएनपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। टीएनपी न्यूज़ के दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। आपसे मेरा पहला सवाल है, यदि कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या उसका शोषण किया जाए तो वह क्या करे और इसके कानूनी विकल्प क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा आज आपने टॉपिक लिया है। ये एक ज्वलंत मुद्दा नहीं है, ये एक समस्या है जो वर्तमान में समस्त कामकाजी महिलाओं को जिस क्षेत्र में वो काम करती हैं तो उन्हें अमूमन अक्सर ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, ये देखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा अधिनियम है, उसके अंतर्गत कार्यक्षेत्र पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न जो अधिनियम 2013 है, इसको अभी गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया हुआ 2013 से। इससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो विशाखा गाइडलाइंस थी उनके बारे में बताया गया था, बट अभी विशाखा गाइडलाइन को ओवर रूल करके हुए सरकार की तरफ से ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम कार्य करता है और इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापक कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं अगर इस तरीके का किसी भी महिला के साथ में छेड़छाड़ होती है या उनके साथ में कोई शोषण किया जाता है या उनको कोई लुएट जोक्स वगैरह बताए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत उनके तहत जो भी दोषी व्यक्ति होता है उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और हमारा दूसरा सवाल है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 क्या कहता है? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो लैंगिक अधिनियम है जो महिलाओं का 2013 है, ये क्या बोलता है। तो इसकी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी सेक्शन 9, 10 और सेक्शन 11 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी महिला के साथ में कार्यस्थल के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है, शोषण होता है या उनके साथ में कोई इस तरीके की वाकया या घटनाएं घटित होती हैं तो इस अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 9 के अंतर्गत अपनी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट दायर कर सकती है जो भी कंसर्न ऑफिसर होता है। और वो कंसर्न ऑफिसर की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 5 के अंतर्गत, इसी अधिनियम के सेक्शन 5 के अंतर्गत बताई गई है। ज़िले का जो भी ज़िलाधिकारी होता है, डीएम साहब होते हैं या जो एडीएम होते हैं, वो इसके अंदर कंसर्न ऑफिसर होते हैं। तो उन कंसर्न ऑफिसर को सेक्शन 9 के अंतर्गत उसकी एक कंप्लेंट दी जा सकती है। साथ ही साथ में सेक्शन जो 10 होता है वो इसमें रिकॉन्सिलेशन की व्यवस्था भी बनाता है। तो यदि डीएम साहब को या एडीएम साहब को जिसको भी कंप्लेंट जाती है, यदि उन्हें उचित होता है तो जो विक्टिम होता है और जो ऑफेंडर होता है उन दोनों को बुलाकर उस मामले को रिकंसाइल किया जा सकता है, उनका रिकॉन्सिलेशन करवाया जा सकता है। इसके बाद में सेक्शन 11 के अंतर्गत एक इंक्वायरी रिपोर्ट होती है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर यदि ऑफेंडर के ऑफेंसेस तय हो जाते हैं, पाते हैं कि वास्तव में ये अपराध के दोषी हैं, तो फिर जो हमारा भारतीय दंड संहिता है उसकी व्यापक धाराओं के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो विशाखा गाइडलाइन इसके बारे में बताई है, मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ। ईयर 1919 के अंतर्गत राजस्थान राज्य के अंतर्गत एक काफ़ी लोअर बैकग्राउंड से एक महिला थी जो बाल जो विवाह होता है उसको रोकने के लिए प्रयासरत थी और कुछ समाज के जो बड़े तबके के ठेकेदार लोग थे उन लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने रिपीटेडली उनका रेप कमिट किया और उसके बाद में उनको नीचे धकेला गया इस तरीके से कि यू आर नॉट द कंसर्न पर्सन, आप नहीं हो जो इस तरीके के काम करोगी या समाज में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लोगी।
उसके बाद में इन्होंने कंप्लेंट्स अपनी दी और कंप्लेंट्स के बाद में जब इनको अप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, इवन राजस्थान हाई कोर्ट से भी इनको जब न्याय नहीं मिला था, तो इन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जो व्यापक अधिनियम थे वो अधिनियम पारित किए, जिसके अंतर्गत ज़रूरत महसूस हुई कि यदि कोई कामकाजी महिला होती है जो कार्य के दौरान यदि उसको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक गाइडलाइंस बनाई, जिन गाइडलाइंस को विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। हमारा तीसरा सवाल है आपसे, यदि महिलाओं के साथ पुरुषों का भी लैंगिक उत्पीड़न होता है तो कानूनी विकल्प क्या हैं? हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं के लिए तो हमने काफ़ी राइटफुल प्रावधान प्रोविजंस बना दिए हैं, परंतु पुरुषों के लिए कोई व्यापक प्रोविजंस नहीं होते हैं। परंतु काम के दौरान समान तौर पर जिस तरीके से एक महिला होती है, उस महिला को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी तरीके से कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनके अंतर्गत पुरुषों के साथ में भी लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है। तो यदि किसी पुरुष के साथ में कामकाज के दौरान कोई लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो आईपीसी की सेक्शन जो 377 होती है उसके अंतर्गत वो अपनी कंप्लेंट जो होती है वो पुलिस को दे सकते हैं, और उसके अंतर्गत उनके जो भी रेमेडीज़ होती है पुलिस उस हिसाब से काम करके। अच्छा, देखने में ऐसा आता है जैसे कि कभी कभी सोशल साइट्स पे भी कई महिलाएं आप बताती हैं कि हमारे साथ ऐसा, इस पर्सन ने हमारे साथ ऐसा किया, तो उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई है? देखिए, इस अधिनियम का जो मूल उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य, इसमें 3 वर्ड्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहले होता है इसके अंदर प्रिवेंशन, दूसरा प्रोबेशन, और तीसरा जो होता है रिड्रेसल, यानी रोकथाम। सबसे पहले किसी भी चीज़ की रोकथाम होगी, निषेध होगा, और उसके बाद में उसके क्या कानूनी विकल्प होते हैं, उनको समाधान किस तरीके से दिया जाता है। तो इन तीनों शब्दों के ऊपर ही ये जो अधिनियम होता है, ये ओवरऑल अपनी जो व्याख्या होती है, इस अधिनियम की व्याख्या इसी के ऊपर की गई है। मूल रूप से सामाजिक तौर पर देखने के अंतर्गत आता है, जहाँ भी कार्यस्थल पर ज़रूरी नहीं होता कि लैंगिक उत्पीड़न जो होता है वो व्यक्ति को टच करके या उनके साथ में फिजिकली होकर ही लैंगिक उत्पीड़न किया जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो उत्पीड़न होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से उत्पीड़न हाँ, के होते हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उत्पीड़न को समझिए, उत्पीड़न की डेफिनेशन समझिए कि उत्पीड़न एक्चुअल में है क्या। तो अगर आप किसी महिला को देखकर लुइड जोक्स अगर क्रैक करते हैं या भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, या उनको देखकर अगर कोई इशारे करते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, बार बार किसी चीज़ को लेकर अनड्यू उनको प्रेशर किया जाता है, दबाव बनाया जाता है। अमूमन देखने में आता है कि जो उच्च पदासीन व्यक्ति होते हैं किसी संस्था के अंदर, किसी कंपनी के अंतर्गत या किसी ऑफिस के अंतर्गत, तो वो इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश करते हैं। उनका प्रयास रहता है कि किसी भी महिला को, जैसे उनकी जो मान लीजिए निजी सचिव होती है या उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी होती है, जो महिला कर्मचारी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनके साथ में इस तरीके से अनड्यू उनको बार बार में अपने कैबिन्स में बुलाना, ऑफिस में बुलाना, या फाइल देने के बहाने टच करने की कोशिश करना या प्रयास करना, या उनको देखकर कुछ फप्तियाँ कसना, अभद्र इशारे करना, तो ये सब भी जो होता है ये ऑफेंस होता है, और इसको ये कतई क्षम्य नहीं है। तो इसके खिलाफ जो भी कानूनी प्रावधान होते हैं वो कानूनी प्रावधान का सहारा उस महिला को लेना चाहिए, यदि उस महिला को ये ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ में ऐसा हो रहा है। हमारा चौथा सवाल है, महिला अपनी शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करवाए जिससे उसे जल्द से जल्द न्याय मिल सके? देखिए, विशाखा गाइडलाइन के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और जो हमारा अधिनियम 2013 है, इन दोनों ही गाइडलाइंस के तहत एक बात तो बड़ी स्पष्ट और साफ कर दी गई है कि जो भी संस्थान होते हैं उन संस्थानों के अंतर्गत एक आईसीसी और एक एलसीसी कमेटी बनाई जाती है, जिसको इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक संस्थान को ऐसी कमेटी अपने ऑफिस के अंदर बनानी चाहिए, और उस कमेटी के अंतर्गत तकरीबन सदस्य आप कितने भी रख सकते हो, पर आप 5 या 10 सदस्य जो संस्था के अंतर्गत ही काम करते हो, 3 वर्ष से ज़्यादा अवधि जिनको काम करते हुई हो, तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोगों को उस कमेटी में रखना चाहिए। और उस कमेटी के सामने यदि किसी महिला की कोई लिखित शिकायत आती है तो उस शिकायत का यथाशीघ्र विचारण करना चाहिए, निपटान करना चाहिए, और यदि दोषी व्यक्ति कोई पाया जाता है तो ऐसी कंप्लेंट को विदिन 7 डेज, 7 दिन के भीतर भीतर
या तो डीएम साहब को रेफ़र कर देना चाहिए या जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन होता है उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उसको रेफ़र कर देना चाहिए, जिससे आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत उनके विरुद्ध जो होते हैं मुकदमे दर्ज करवाए जा सकते हैं। हेमंत जी, अभी आपने इंटरनल कमेटी के बारे में हमारे साथ डिस्कस किया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि संस्थानों में जो इंटरनल कमेटी होती है उसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और हम अपनी शिकायत डायरेक्ट पुलिस से क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि संस्थानों में जो इंटरनल कमेटी होती है उसके गठन की आवश्यकता क्यों है। हम इसमें सीधा पुलिस ऑफिशियल्स को या डीएम साहब को इसमें कंप्लेंट के लिए क्यों नहीं अप्रोच कर सकते। तो देखिए, बहुत से संस्थान ऐसे होते हैं जहां संस्थान में महिला और पुरुष दोनों साथ साथ में काम करते हैं और संस्थान के आंतरिक मामले होते हैं, मसले होते हैं, तो उनको लेकर के कई बार क्या होता है, महिलाओं पुरुषों के अंदर काम को लेकर थोड़ी सी खींचातानी चलती है, अनबन चलती है, या कई बार यदि किसी सहयोगी पुरुषकर्मी से यदि किसी महिला की नहीं बनती है तो उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी इस इंटरनल कमेटी की आ जाती है कि सबसे पहले वो इस पूरे मामले को, मसले को सुने, समझे, जो लिखित शिकायत होती है उस लिखित शिकायत के ऊपर विचारण करें। ऑफिसेस के अंतर्गत या प्रतिष्ठानों के अंतर्गत आजकल सीसीटीवी कैमरास की फुटेज अवेलेबल होती है, तो उन फुटेजेस को आप देखें। इसके साथ में जो अन्य सहयोगी कर्मचारी होते हैं उन सहयोगी कर्मचारियों को भी बुलाकर आप पूछ सकते हैं कि इस तरीके का वाकया या प्रकरण हमारे सामने आया है, तो इस पर आप लोगों की क्या विचार हैं, आप लोगों की क्या राय है। और उस कमेटी के अंदर कोई 1-2 लोग नहीं होते, उस कमेटी में उसी संस्थान में काम करने वाले 5 से 10% लोग होते हैं, और ख़ासकर उस कमेटी के अंतर्गत जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के होते हैं। तो ऐसे में यदि कोई फॉल्स एलिगेशन होता है या कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसको प्राथमिक तौर पर ही वही कमेटी के अंतर्गत उसका मामले को निस्तारण कर दिया जाता है, उसका निपटान कर दिया जाता है। साथ ही साथ में यदि कोई मामला ऐसा लगता है कि जिस मामले को पुलिस ऑफिशियल्स तक या डीएम साहब तक ले जाना ज़रूरी नहीं है, यदि आपसी बातचीत से उस मसले को सुलझा लिया जाए तो वो संस्थान के हित में श्रेयस्कर होगा। तो ऐसे में वो लोग उन दोनों को बिठाकर आपस में मामले को रिकंसाइल करवा सकते हैं। यदि उनको आवश्यकता महसूस होती है तो जैसा इसका जो विस्तार से इसको विशाखा गाइडलाइन के अंदर भी इसको बताया गया है, तो यदि उनको आवश्यकता महसूस होती है तो यदि एक ही कंपनी की या एक संस्था की यदि कोई अलग अलग ब्रांचेस भी होती हैं तो वो दोनों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं उन दोनों को एक ही वर्क प्लेस पर रखा जाए। जो भी ऑफेंडर होता है, जो विक्टिम होता है, आप चाहें तो उसको दूसरी अपनी ब्रांच के अंदर उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो विक्टिम पर्सन होता है उस विक्टिम पर्सन को कम से कम 3 महीने का सवेतन अवकाश दे दिया जाए, ताकि वो एक बार इस मामले से, सदमे से उभर सके और अपने आप को पुनः रीस्टैब्लिश कर सके काम करने के दौरान। जी हेमंत जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे हेमंत शुक्ला जी, जिन्होंने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ।